नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। संस्कार कोचिंग यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर से आज मैं 2019 में पूछे गए आईटीआई में जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान के प्रश्न थे उसका चौथा पार्ट लेकर आया हूं, क्योंकि आप लोग देखेंगे ध्यान से। हालांकि जब आप सब लोग को पता है कि पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप लोग देख भी चुके होंगे और आप लोग को अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट में है, वो कहता है क्या कि ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं, क्यों? ठंडे प्रदेशों में, क्वेश्चन देखिएगा, ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं, क्यों? यानी क्योंकि ऑप्शन है आपके पास, तापक्रम या ताप कम होने पर बर्फ का आयतन कम हो जाता है, ताप कम होने पर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, ताप कम होने से जल का घनत्व कम हो जाता है, नन ऑफ दिस। जनरली जब पाइप से पानी होकर बहती है और जब ठंडा का मौसम आता है तो क्या होता है ना कि जो पानी होता है वो जम जाता है बर्फ़ के रूप में, तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप कम होने से आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाएगा अर्थात क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ने का मतलब ज़्यादा जगह घेरेगा, ज़्यादा जगह घेरेगा तो पाइप क्या होगा, फट जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी सही होगा। ताप कम होने पर बर्फ़ का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्वेश्चन दूसरा है आपके पास, ये कहता है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन, या न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है कि न्यूमेरिकल बनाने का एक तरीका है, जो कुछ भी पॉइंट्स दिए गए हों उन चीज़ों को पहले लिख लें। यहाँ ध्यान से देखना, दिया है 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, तो त्वरण का मान याद करें। चलना प्रारंभ करती है, जब भी कोई वस्तु चलना अगर प्रारंभ करती है, इसके पहले तो वो विराम में है। आप लोग को पता है कि कोई भी वस्तु जब विराम में होती है तो वो उसका जो चाल होता है 0 होता है। तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड में पूछा, ऑप्शन सब आपके पास 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दिया है त्वरण का मान। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, माना कि उसका जो यू, जो प्रारंभिक चाल था, माना कि क्या, जब विराम में था तो वो क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। मैंने पहले ही सब बना दिया है, 0 मीटर प्रति सेकंड। चाल प्राप्त कितना कर ले रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो यहाँ इसका भी का मान क्या होगा आपके पास, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कुछ नहीं किया, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया, जो कि मैथमेटिक्स का एक रूल है। 40 गुने 5/18। मैंने 20 दूना 40 काटा, 9 दूना क्या काटा, 18 काटा। 20 में 5 से गुना किया तो कितना हो गया आपके पास, 100 हो गया। फिर नीचे कितना है, 9 है, तो 9 मीटर प्रति सेकंड में हो गया। यू मैंने जब विराम से चलना शुरू किया था तो 0 मीटर प्रति सेकंड लिखा था, यानी आपके पास क्या क्या हो गया, यू भी हो गया आपके पास, भी हो गया, 100/9 मीटर प्रति सेकंड। टी कह रहा है कि 10 मिनट में, टाइम कितना था आपके पास, 10 मिनट, इसको क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना, तो कितना हो गया, 600 सेकंड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, त्वरण का मान। तो त्वरण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ए से, एक्सेलरेशन। तो ए बराबर फार्मूला लगा दिया मैंने, क्या, v माइनस यू बटा टी। अब v का मान आपके पास 100 बटा कितना था, 9 था। u का मान आपके पास कितना था, 0 था, 0 पुट किया। t का मान कितना था, 600 सेकंड। 600, 100/9 है, बटा 9 नीचे आ गया, 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना कितना है, 600। 2 0 से 2 0 मैंने काटा, 1/9 छक्के कितना बच गया, 54, यानी 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका त्वरण होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ये 9th क्लास के फिजिक्स में भी अच्छी तरह से पढ़ना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को कहता है 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, र्यूमर है, रैंकिन है, ये सब तापक्रम का मात्रक है। लेकिन जो तापक्रम का एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। और जो हम लोग का बुखार मापा जाता है उसमें पारा रहता है, और पारा क्या डिग्री फ़ारेनहाइट में बताता है। लेकिन खैर वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में एक संबंध होता है फार्मूला का, F माइनस 32/9 बराबर C/5। F माइनस 32/9 बराबर C/5। 0 डिग्री सेल्सियस आपका दिया, F माइनस 32/9 किया, सी का कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने 0/5 रख दिया। फिर चलते हैं, F माइनस 32/9
0/5 तो पूरा वैल्यू क्या हो गया 0। अब 0 से 9 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। f - 32 बराबर 9 में 0 से गुना किया तो 0। f बराबर उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 डिग्री। तो इस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस होगा, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा 32। दोस्तों इस सूत्र के माध्यम से आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हो। चलिए थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में कौन सा भूदृश्य यानी भूमि पर बनने वाला जो फिगर है बहते जल या नदी से निर्मित नहीं है। यानी जब नदी बहती है जल अपने साथ लेकर के तो बहुत प्रकार के दृश्य बनते हैं नदियों में। तो कह रहा है कौन सा दृश्य नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान देना है भाई लोग। कह रहा है भी आकार की घाटी, बी सर्प, गड्ढा, हिमोड। तो भी आकार की घाटी नदियों से बनती है, बी सर्प भी नदियों से बनती है, गड्ढा भी बहते जल से बनती है। यहाँ हिमोड है, हिम ओढ़, हिम का मतलब क्या होता है बर्फ, जो कि बर्फ वाली नदियों से बनती है यानी बर्फ से बनती है। और यहाँ पूछता है क्या भूदृश्य बनने वाली बहते जल या नदी से, तो नदी से नहीं जबकि बर्फ से ये बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा हिमोड। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कौन एक वास्तविक मछली, यहाँ मैंने है नहीं है लिख दिया था लेकिन पूछ रहा है कि है, ध्यान दीजिएगा। कौन एक वास्तविक मछली है, जेली फिश, स्टार फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश। तो याद रखना यहाँ पे जेली फिश क्या है ना, एक समुद्री प्राणी है जिसका वैज्ञानिक नाम मेसोजोडुआ भी होता है। स्टार फिश भी क्या है, एक समुद्री प्राणी है ये भी। यहाँ पे सिल्वर फिश भी, लेकिन जो डॉग फिश है ना वो डॉग फिश शार्क प्रजाति से संबंधित है। शार्क एक प्रकार का क्या है वास्तविक मछली ही है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा वास्तविक मछली कौन सा है, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा डॉग फिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कहते हैं कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। जब गतिमान है आवेशित है तो उसमें तो आवेश है तो क्या होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी अपना उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो पूछ रहा है कि ऑप्शन में क्या केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। जब भी कोई गतिमान हो वस्तु और आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र के अलावा उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्या कहता है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5 है, तो आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा। आवर्त सारणी की बात कर रहा है छोटू। आवर्त सारणी में हम लोग को आधुनिक में पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। और अब आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया है तो मोसले महोदय के द्वारा दिया गया है, जबकि पुराने जो आवर्त सारणी थी वो मेंडलीव के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ ये पूछ रहा है आपसे कि इसमें किसका स्थान क्या होगा। और जो नया आवर्त सारणी है उसमें हम लोग को 7 आवर्त है तथा 18 वर्ग है, एक अक्रिय गैसों वाला मिला करके। ऑप्शन है आपके पास आवर्त तीसरा वर्ग 5a में, आवर्त 5वां में वर्ग 3a में, आवर्त 3 में वर्ग 7a में, आवर्त 2 वर्ग 7a। तो हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले कुल परमाणु संख्या, जो कक्षाएं हैं ना उस पर जो इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया है उससे परमाणु संख्या हम लोग निकालते हैं ना, कक्षा निकालते हैं पहले परमाणु संख्या। यहाँ मैंने क्या किया, ये वाला 2 लिखा, ये वाला इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 5 17। यानी जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है उसका परमाणु संख्या कितना है 17 है। यानी परमाणु संख्या 17 किसका, क्लोरीन का, Cl किसका होगा, क्लोरीन का होगा। अब इसको हम लोग कक्षा बनाते हैं इस तरह से। तो प्रथम कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में कितना बचा 7, 2 8 7, 8 2 10 और 7 कितना हो गया 17। यानी कुल कक्षा कितना बन रहा है आपके पास 3 बन रहा है। कुल कक्षा कितना 3, कक्षा 3 बन रहा है। यानी आवर्त किस में होगा 3 में होगा। और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, यानी 7वां वर्ग में होगा। तो इस तरह से आवर्त 3 और वर्ग कौन सा 7a में ये इसका स्थान होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक, यहाँ पे n है, n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध है, यानी समतुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ हम लोग जब समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालना होता है तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/RS बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 1 प्लस 1/R4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक आ रहा है कि n तक, तो 1/n। मैंने कुछ नहीं किया,
बस इसका क्या किया है ना कि जो बिन का जोड़ जैसे जो सिस्टम है बनाने का वो किया है, सबका R1 R2 इसका वैल्यू 4 रखा है, क्योंकि 4 ओम प्रतिरोध वाला है ना, कहाँ तक, N चालक तक, तो N रखा 1/RS, बिन का जोड़ यहाँ तक किया, N ऊपर 1 + 1 + N तक, तो योगफल N होगा, तिरछा गुना किया तो N × RS होगा बराबर 4, तो फिर N कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो RS बराबर कितना, 4/N, यानी समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4/N, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये चूँकि न्यूमेरिकल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमीनो अम्ल है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। यहाँ इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स है कि मूत्र के साथ यूरिया उत्सर्जित होता है। जब हम लोग मूत्र त्याग करते हैं ना, तो उसमें क्या उत्सर्जित होता है, यूरिया उत्सर्जित होता है, जो हवा के संपर्क में आने पर अमोनिया में बदल जाता है, जिसके कारण मूत्र में गंध होता है। यहाँ से ये चीज़ सीखने को आपको मिलेगी कि मूत्र में गंध क्यों होता है, यूरिया के कारण या अमोनिया के कारण। तो यूरिया के कारण नहीं होता है, याद रखना, यूरिया तो उत्सर्जित होता ही है मूत्र त्याग में, लेकिन यूरिया जो है जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। तो अमोनिया के कारण ही मूत्र में क्या होता है, गंध होता है। चलिए अगला पॉइंट इसी में है कि मूत्र में विटामिन बी एवं सी दोनों होता है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि मूत्र में कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन बी एवं सी दोनों होते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि मूत्र का रंग पीला होता है क्यों, तो यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम एक पदार्थ है जिसके कारण मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम जो होता है ना, हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। किसके विखंडन से बनता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं, यानी जिन जंतुओं के शरीर पे कवच होता है किस पे आते हैं। करा इकाइनोडर्मेटा, सिलिंट्रेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ देखते हैं इकाइनोडर्मेटा होते हैं ना, वो समुद्री प्राणी होते हैं। सिलिंट्रेटा में जलीय, लेकिन इनका शरीर द्विस्तरीय होता है। आर्थ्रोपोडा 3 भाग में, इनका सिर अलग होता है, उदर अलग होता है, बच्च अलग होता है, जैसे तिलचट्टा, फेफड़ा, ये सब। लेकिन कवच युक्त वाले जैसे घेंगा हो, केकड़ा हो, ये सब जो होते हैं ना, ये आते हैं कवच युक्त वाले। और कवच युक्त वाले जंतुओं को मोलस्का श्रेणी में रखा गया है। किस में रखा गया है, मोलस्का में, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही, सी ऑप्शन नंबर सही होगा। चलिए फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से। कह रहा है, यार्स का क्वेश्चन है संविधान का, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके पास सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ हम लोग को सच्चिदानंद याद रखना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब इसका कुछ डिटेल्स मैंने नीचे लिखा है जो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा इस क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर जुलाई 1946 में किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। कब किया गया था, 1946 ईस्वी में किया गया था। ये संविधान सभा का गठन इसलिए किया गया था कि जब अंग्रेज जाने वाले थे तो ये हुआ कि आप लोग कैसे चलाओगे उसकी व्यवस्था कर लो, तब तो ये संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर। फिर इसी में है पॉइंट्स है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी, जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। इसी में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। लेकिन याद रखिएगा कि पृथक बैठक में ही मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने, याद रखना, कि संविधान सभा का क्या किया था, विरोध किया था और बोला था पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट है इसी में कि फिर दोबारा 9 दिसंबर को तो पहली बैठक हुई, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया
लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और 13 दिसंबर 1946 से संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से ये चीज़ मिलता है हम लोग को कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। चलिए इसमें कुछ अगला पॉइंट्स है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। यानी प्रथम बैठक जो हुआ संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। यही संविधान सभा 1951-52 में हुए चुनाव तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया। यानी 1951-52 तक संसद काम नहीं करती थी। संसद का काम कौन कर रहा था? यही संविधान सभा करती थी और संविधान सभा से ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के द्वारा कई काम किए गए भी, जैसे देखते हैं अगला पॉइंट्स में मैंने बताया है। संविधान सभा ने ही 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया। जब ये पूछा जाए आपसे कि भारत का तिरंगा झंडा को राष्ट्र ध्वज के रूप में दर्जा कब दिया गया, यानी कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया झंडा को? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी अपनाया। यानी राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है, जिनका उपाधि यानी उपनाम हम लोग गुरु जी भी कहते हैं, उनको कहा जाता था। उनके द्वारा लिखा गया था जन गण मन, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ये अंगीकार किया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा ही किया गया 24 जनवरी 1950 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये संविधान संशोधन 61वां था। कौन सा था? संविधान संशोधन 61वां, लेकिन अनुच्छेद 61वां के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। चलिए 13, भारत का लगभग 30% क्षेत्र किन किन राज्यों में समाहित है? राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश। एमपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी। तो 3 बड़े राज्य जो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र हैं। तो ये जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है ना, भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% क्षेत्र अपनाते हैं। यानी इन 3 राज्यों में भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% क्षेत्रफल समाहित है। चलिए क्वेश्चन 14 कह रहा है कि अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिलालेख कहाँ पाया गया है? यानी उत्कीर्ण शिलालेख एकमात्र जो है अशोक का कहाँ पाया गया? अशोक जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन अशोक किस वंश से था? तो मौर्य वंश में था। किस वंश में था? मौर्य वंश का शासक था वो। यहाँ देखते हैं आप उत्कीर्ण शिलालेख कहाँ पाया गया? सांची, अमरावती, कंगनहली, अजंता। तो इस जो एकमात्र उत्कीर्ण शिलालेख है वो कंगनहली में है, जो कि कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में है। कहाँ है? गुलबर्गा जिला में है कंगनहली, और ये बौद्ध लोगों का एक पवित्र तीर्थ स्थान भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि टिप्पू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? टिप्पू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित कर दिया था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय। चलिए उसके बाद 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16। जैसे आप लोग को पता है कि मैंने हर सेट में 25-25 क्वेश्चन को दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है भारत में ताजे या मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यानी ताजे जल हम लोग को कहाँ से मिलता है भारत में? भौम जल यानी भूमि का जल, महासागरीय जल, नदी जल, या फिर झील का जल। तो झील का जल, नदी जल, महासागरीय जल। ये तो महासागरीय जल तो लवणीय जल होता है। तो हम लोग पीने के लिए जनरली ताज़ा पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? भूमि के जल से, यानी भूमिगत जल यानी भौम जल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 17 है, कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया, लाओस। ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा नहीं करता है? तो लाओस, भारत एवं बांग्लादेश का जो थल सीमा है वो म्यांमार से लगता है, लेकिन कंबोडिया का जो थल सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 18, निम्न में कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? यानी नेहरू रिपोर्ट का संबंध जवाहरलाल नेहरू से नहीं है, उनके पिता मोतीलाल नेहरू से है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या अनुशंसा की थी? तो उन्होंने ये मांगा था कि भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाए, यहाँ पृथक निर्वाचन मंडल हो,
डोमिनियन का दर्जा दिया जाए, एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र हो, वयस्क मताधिकार दिया जाए, लेकिन वो पृथक निर्वाचन मंडल की अनुशंसा नहीं की थी। ये जो पृथक निर्वाचन मंडल यानी अलग अलग निर्वाचन मंडल की मांग किया था मुस्लिम लीग ने, किसने मांग किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। तो ये नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। नहीं वाला क्वेश्चन पर भाई हमेशा ध्यान देना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा जाए अगर ये भी आपसे कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किसने की थी, तो ये मुस्लिम लीग ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्न में किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। आगरा का किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। और अकबर और बीरबल की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग कई कहानियाँ भी सुने होंगे। और एक वीडियो में पिछला मैंने ये भी बताया कि अकबर जो था अशिक्षित मुगल बादशाह था, बिल्कुल अशिक्षित था लेकिन काफ़ी बुद्धिमान था। आगरा के किला का कुछ डिटेल्स है। यह आगरा का किला 1556 में अकबर के द्वारा बनवाया गया था, जो यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर में शामिल है। यानी 1556 में अकबर ने आगरा का किला बनवाया था, जो 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में 1983 में शामिल कर लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, यानी समकालीन का मतलब होता है जब वो जीवित थे तो ये भी जीवित थे, यानी दोनों जीवित थे। किसके समकालीन थे? बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। ये पूछ रहा है बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां किसके समकालीन थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बाबर जो गुरु अर्जुन देव थे ना, वो गुरु अर्जुन देव जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शाहजहां के समकालीन थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे गुरु अर्जुन देव ने कुछ काम किया था जो कि मैंने लिखा। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु थे, जिन्होंने दरबार साहिब, अमृतसर कस्बा एवं एक सरोवर का निर्माण करवाया था। गुरु अर्जुन देव ने ही दरबार साहिब, अमृतसर कस्बा एवं सरोवर का निर्माण करवाया था, जो सरोवर आज स्वर्ण मंदिर के परिसर में स्थित है। यानी ये जानकारी आपको रखना चाहिए कि स्वर्ण मंदिर के परिसर में जो आज सरोवर स्थित है उसका निर्माण कौन करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर है। और अमृतसर कस्बा का भी स्थापना या निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। चलिए 21। नीति आयोग के शासी परिषद में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? कह रहा है पीएम, राष्ट्रपति, सीएम, संघ राज्य क्षेत्र के सीएम। तो नीति आयोग में देश के लिए नीति बनाया जाता है कार्य करने के लिए। तो कार्यकारी प्रधान कौन होते हैं? मैंने वीडियो में पिछले बताया भी है, राष्ट्रपति की वीडियो में मैंने बताया है, आप लोग देख लेना भी। कार्यकारी प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, कार्यकारी प्रधान पीएम होते हैं, वो उनके मंत्रिमंडल भी होते हैं। और राज्य स्तर पर सीएम उनके मंत्रिमंडल होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है संबंधित नहीं है, फिर नहीं वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान देना। तो संघ राज्य क्षेत्र के सीएम शामिल होंगे, सीएम शामिल होंगे भी, पीएम भी शामिल होंगे। तो कौन नहीं शामिल होंगे? राष्ट्रपति नीति आयोग के शासी परिषद में संबंधित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बी। अब ये नीति की बात कर लेते हैं। नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। इसके स्थान पर, नीति आयोग के स्थान पर पहले योजना आयोग था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री के बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के जगह नीति आयोग की स्थापना की। और नीति आयोग की स्थापना इस तरह से 1 जनवरी 2015 को ही। जब योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इस आयोग को ही, अर्थात नीति आयोग को ही सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिंक टैंक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है, तो नीति आयोग को कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? अभी एक क्वेश्चन पर मैंने इसका चर्चा किया। मेंडलीफ, मैरी क्यूरी, लुईस पास्चर, लिबोजियर। आवर्त सारणी का आविष्कार तो शुरू में मेंडलीफ ने ही किया था। मेंडलीफ जो कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आधारित था, उनके द्वारा किया गया आवर्त सारणी का आविष्कार। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
यह पुरानी आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार पर आधारित था, मैंने पिछले बार भी बोला। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित थी, जो मोस्ले द्वारा दिया गया था। पुरानी आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा, दामित्री इवानोविच मेंडलीव उनका पूरा नाम था, और नया आवर्त सारणी किसके द्वारा? मोस्ले महोदय के द्वारा। पुरानी आवर्त सारणी परमाणु भार के आवर्त फलन, लेकिन नई आवर्त सारणी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है, इसलिए चुना कि आसानी से उपलब्ध भी थे, सस्ते भी थे, अनविषम दिखने वाले गुण, यानी सभी जो मटर थे ना उसमें अलग अलग गुण दिखते थे, तो उन पर प्रयोग करना इनको आसान लगा था, इसीलिए इन्होंने मटर के पौधों का चयन किया। यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेगर, कुछ पॉइंट्स है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, जो कि मैंने अभी बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कह रहा है जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठा सवार पीछे की ओर झुक जाता है, इसका उदाहरण है। प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम, नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी वस्तु तब तक अपनी पुरानी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, तो इस प्रवृत्ति को वस्तु का कहा जाता है जड़त्व। क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। और जड़त्व की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। ये आप सब लोग को पता है, 9th के फिजिक्स के अनुसार कि गति का नियम न्यूटन ने दिया था, और न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। और जड़त्व का परिभाषा जो है ना वो बताया था गैलीलियो ने। किसने बताया था? गैलीलियो ने। तो विराम से अगर चलना शुरू करेगा अचानक तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का आधा हिस्सा, कमर तक का हिस्सा विराम में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा गति में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा क्या रहता है? विराम में ही रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो प्रथम गति नियम के अनुसार ये कंडीशंस होती है। किसके अनुसार होती है? प्रथम गति नियम के अनुसार। लेकिन अगर कोई घोड़ा पे सवार है और घोड़ा अचानक रुक जाए, या कार पे सवार है, कार अचानक रुके, तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तो वो कौन सा? वो भी किसके कारण होगा? जड़त्व के ही कारण होता है, प्रथम गति नियम के अनुसार। द्वितीय गति नियम के अनुसार वो बल का व्यंजक प्राप्त होता है F = m में, और तृतीय गति नियम से क्रिया प्रतिक्रिया यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी प्राप्त होता है। यहाँ मैंने डिटेल्स दिया है कुछ। गति के 3 नियम हैं जो न्यूटन ने दिया था, यानी गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। प्रथम नियम से बल एवं जड़त्व की परिभाषा मिलती है। जड़त्व कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। दूसरे नियम से बल का व्यंजक F = m में, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया को बताता है। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं इस वीडियो का। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, क्या था? कमल और रोटी, बाज, रुमाल, तलवार। तो 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। मंगल पांडे जो कि एक भारतीय सैनिक था, वो शुरू किया था चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में, और उन्हें ही सबसे पहले फांसी भी दी गई थी स्वतंत्रता संग्राम में। तो जो लोगों को जागरूक करने का जो प्रतीक था बना कमल और रोटी था 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम में। क्या था? कमल और रोटी। दोस्तों अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना। धन्यवाद।